नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्लेनेट आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और याद रखिएगा, ये हमारी यात्रा होने वाली है ऑर्बिट टू सक्सेस तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में। देखिए, अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट साइंस में देख रखा है या अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो अब से हमारी एमसीक्यू की लगातार क्लास आने वाली है। और करीब 8 से 10 क्लास में हम एमसीक्यू के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला, और एमसीक्यू के लेवल सारे प्रकार के हैं। मैंने सिंपल, मॉडरेट और थोड़े टफ सभी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाकर आपके सामने ये जो क्लासेस है वो मैं पेश करने वाला हूँ। तो ये मानकर चलिए कि अब एमसीक्यू की क्लासेस आएंगी और आपका ये जो कोर्स है ये एमसीक्यू के खत्म होने के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। आप उसे आराम से, अगर आपने कंप्लीट साइंस ले रखा है तो आपके पास 1 साल की वैलिडिटी होगी, और कंप्लीट कंप्यूटर में आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी। आप उसे पढ़िएगा और फिर हम इस तरीके से मिलते रहेंगे। और जो भी डाउट अगर आपको है, एक चीज़ और भाई, अगर आपको कोई डाउट है तो आप एप्लीकेशन में भी जाकर चैट सपोर्ट है वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर डाउट पूछ सकते हैं, या आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ में नंबर दिया हुआ है, वहां से आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए, कॉल मत कीजिएगा, कॉल क्योंकि मैं क्लास में रहूंगा तो स्वाभाविक बात है उठा नहीं पाऊंगा। आप मैसेज कर दीजिए। सबसे बेहतर कन्वीनियंट तरीका है व्हाट्सएप मैसेज। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ग्रुप नहीं है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। 1 to 1 यहाँ पर बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो आपके सारे डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। सीधे क्लास पर आते हैं। आज मैंने काफी सारे एमसीक्यू जो है वो लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए भाई, हमारी जो क्लास है एमसीक्यू की क्लास है ना, ये कोई बताने वाली बात है? चले एक एक करके बात करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर किसके लिए होता है? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है किसके लिए होता है? व्हाट इज द पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर? ऑप्शन देख लीजिए। इंटरनेट के लिए होता है पीयर टू पीयर, होम नेटवर्क के लिए होता है पीयर टू पीयर, नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्सेस के लिए होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए होता है, या फिर किसके लिए होता है? इनमें से किसी के लिए नहीं होता है। क्या है इसका सही ऑप्शन? बताइए भाई। देखिए, इसका सही आंसर वैसे है होम नेटवर्क। इसका सही आंसर क्या आएगा? होम नेटवर्क आने वाला है। दोस्तों, इसका सही आंसर है होम नेटवर्क, है ना। पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है ये होता है होम नेटवर्क के लिए। घर में जब हम चीजों को जोड़ते हैं ना, तो 1 to 1 डिवाइस को जोड़ते हैं आपस में। ऐसे हम पैरेलल नहीं जोड़ते हैं, है ना। सारी डिवाइस जो है वो एक कनेक्शन से जाकर जुड़ती है, एक नेटवर्क से जाकर जुड़ती है। इसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या आने वाला है? होम नेटवर्क आने वाला है। चलें आगे आगे की बात करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह कौन काम करता है? इंट्रानेट, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है, इंटरनेट पढ़ाया है, एक्स्ट्रानेट पढ़ाया है, इंट्रानेट पढ़ाया। थोड़ा घुमाकर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह कौन काम करता है? वायरलेस पोर्ट काम करते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट काम करते हैं, तीसरा है वायरलेस एडॉप्टर, चौथा है वायरलेस रिसीवर, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए, जल्दी से देखिए, इंग्लिश में भी है आपके पास ऑप्शन। वायरलेस पोर्ट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एडॉप्टर, वायरलेस ट्रांस रिसीवर, नॉन ऑफ दिस। और देखिए, एक दो क्वेश्चन के बाद ना मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक बताने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन जो कि अचानक से उठकर कहीं से आ जाते हैं और हमें लगता है भाई क्या आ गया, इनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। खैर, इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वीएपी। याद करिए, मैंने आपको सॉरी वीएपी कह रहा हूं, डब्ल्यूएपी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आगे की अब हम बात करते हैं। इसका सही आंसर अभी मैंने बताया आपको क्या है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेलफोन इंटरनेट एक्सेस के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सेलफोन इंटरनेट एक्सेस के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आपके जो मोबाइल हैं वो इंटरनेट के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, यहां पर कुछ अलग चीजें पूछी गई है। AMPS टेक्नोलॉजी, नोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, HTML लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, मैंने तो 5 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। आप देखकर बताइए। इंग्लिश में भी देख लीजिए भाई। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में है व्हाट डू सेलफोन यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस, और ऑप्शन तो सेम है आपके। AMPS, नोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, HTML लैंग्वेज, नॉन ऑफ दिस।
देखिए भाई, इसका सही आंसर मैं ही बता देता हूं क्योंकि मुझे पता है आपके लिए भी अननोन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर होने वाला है दोस्तों। देखिए, इन तीन क्वेश्चन को ना थोड़ा समझते हैं और एक यहाँ पे एक पैटर्न निकालने की कोशिश हम करते हैं। देखो, यहाँ के पैटर्न की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा अननोन नहीं है। एक लॉजिकल और एक सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे बनना चाहिए। होम नेटवर्क इसका सही आंसर है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह कौन काम करता है। चारों ऑप्शन को देखिए, मतलब अभी तो 5 है, एग्जाम में 4 रहेंगे। आप चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन को देखिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है आपको। इसको देखिए, देखिए सब में ना 2 ही वर्ड हैं और इसमें कितने वर्ड हैं? 3। ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, उभर कर दिखाई दे रहा है। तो हम मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने आंसर को और पुख्ता कर सकते हैं। कई बार हिंट चाहिए होता है ना हमें, ऐसे हम हिंट ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन में भी देखिए आप, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, आमतौर पर ऐसे हमने नहीं पढ़ा है या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ऐसा तो होगा ही एग्जाम में, सब कुछ पढ़ा हुआ तो नहीं आता है। तो सेलफोन इंटरनेट एक्सेस के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सबको देखिए और फिर इस ऑप्शन, जो सही वाला ऑप्शन आया ना अपना, इसको देखिए आप, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि भाई क्या अंतर है। सब में 2 वर्ड है और इसमें 3 वर्ड है, तो ये अलग ही उभर कर दिख रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। आगे की अब हम बात करते हैं ना। इसका सही आंसर क्या था? माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। चलिए भाई, चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जल्दी से देखिए इसे। चौथा क्वेश्चन है ASCII क्या है? ASCII क्या है? एक संख्यात्मक सिस्टम, मतलब कि न्यूमेरिकल सिस्टम है। एक पुराना मेन फ्रेम कंप्यूटर का कोर्स है, मतलब कि एंशिएंट मेन फ्रेम कंप्यूटर कोड है। क्या यह अक्षर और शब्दों के लिए एक प्रकार की एनकोडिंग सिस्टम है, मतलब एनकोडिंग सिस्टम फॉर लेटर्स एंड वर्ड्स? क्या यह एक प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा, मतलब कि सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? या फिर इनमें से कुछ नहीं? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ASCII क्या है? क्या यह एक न्यूमेरिकल सिस्टम है? पढ़ाया मैंने आपको न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल में हमने केवल बाइनरी की बात की है। ठीक है, तो यह एक संख्यात्मक सिस्टम तो नहीं। क्या ये पुराने जमाने का कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर कोड है? लग रहा है आपको कोड है ये? बिल्कुल नहीं। क्या यह अक्षर और शब्दों के लिए बना एनकोडिंग सिस्टम है? अभी इस पर विचार करते हैं। क्या यह एक सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हमने लैंग्वेज में भी इसका नाम नहीं सुना। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, इसका सही आंसर आने वाला है क्या? ये। और देखो, वही जो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था आंसर खोजने का, वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि ये जो आंसर निकल के आया, अक्षर और शब्दों के लिए एनकोडिंग सिस्टम, मतलब कि एनकोडिंग सिस्टम फॉर लेटर्स एंड वर्ड, ये इसका सही आंसर है। अब मैं आपसे वही बार बार बात कर रहा हूं कि अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लॉजिक लगा पाते हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कभी एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाए तो इस सिंपल ट्रिक से आप सभी क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पर काफी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए, बात यहां पर स्मार्ट स्टडी की हो रही है। मैं मानता हूं पढ़ाई ही सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम निकालने का, पर दोस्तों कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं और हमें तो उसी एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। तो ऐसे में ये जो ट्रिक है ना, ये छोटी छोटी जो मानसिक बातें हैं, ये उस एग्जामिनेशन को सिंपल बनाती है, हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बेटर कर देती है। इसलिए छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखकर घबराया नहीं जाता, ऑप्शन देखकर एक पैटर्न फाइंड किया जाता है कि हमने जो इतने सारे एमसीक्यू लगाकर आए हैं, क्या वो पैटर्न यहाँ पर हमें फाइंड हो रहा है? अगर ऐसा कुछ कभी पैटर्न दिखे तो मानकर चलिए कि हमें उसकी तरफ जाना है, क्योंकि 10 में से 9 बार ये चीजें सही होती है ना। अच्छा, और एक चीज और, ये पैटर्न तब फाइंड किया जाता है जब दिमाग में क्लियरिटी ना हो। अगर आप क्लियर हैं कि आंसर ये आ रहा है, तो फिर आप पैटर्न फाइंड मत कीजिए। अगर आप क्लियर नहीं है तो फिर पैटर्न फाइंड कीजिए। जैसे यहाँ पर ये पैटर्न फाइंड हमने अभी कर लिया है ना, कि ASCII क्या है? तो ये एनकोडिंग सिस्टम है, किसके लिए? वर्ड्स के लिए और आपके लेटर्स के लिए। आगे चलें, ये इसका सही आंसर है, अगली पीडीएफ में सही आंसर है। चलिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मेन फंक्शन नहीं है, आपको ये बताना है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा मेन फंक्शन नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेमोरी को मैनेज करना। मेमोरी को मैनेज करना क्या सही इसका काम नहीं है? आपको बताना है अभी। मेमोरी को मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यूजर इंटरफेस देना, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं का तो अभी फिलहाल सवाल नहीं बनता।
मेमोरी को मैनेज करना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है? बिल्कुल काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो काम है मेमोरी को मैनेज करना। जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन मेमोरी का उतना अच्छा होगा। है ये काम। ठीक है, हमें नहीं है बताना है ना, याद रखना, हमें क्या बताना है, नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, इसके लिए तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आता है, इसलिए तो एप्पल की डिवाइसेस अलग हैं, माइक्रोसॉफ्ट की अलग है, एंड्रॉइड की अलग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आने वाला है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हम इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड का या एमएस ऑफिस का। ठीक है, चलें आगे की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो बीच में एक स्लाइड ऐसी आ गई थी जिसमें इंग्लिश वर्जन नहीं था, बाकी सब में सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, CSMA या फिर CD में डेटा की निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं? ये पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है आपने, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एकदम फ्रेंडली आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे। मैंने पहले चैलेंजिंग क्वेश्चन पहले रखे हैं। मेरा काम है, मेरा तरीका जो है वो ऐसा है कि भाई पहले चैलेंजेस से निपट लो, फिर उसके बाद स्मूथ जर्नी जीते रहो, ये वाला है। तो अभी स्मूथ क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आपसे तुरंत बनेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आओ। CSMA या CD में डेटा को भेजने की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? याद रखिएगा। चलो ऑप्शन पे आते हैं। नोड क्या कहलाती है? नोड कहलाती है क्या भाई, आप बताओ। पैकेट, ओवरहेड, टोकन, या इनमें से कोई नहीं? देखो इनमें से कोई नहीं को फिलहाल छोड़ो। क्या टोकन जैसा कुछ पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। ओवरहेड जैसा अभी हमने पढ़ा था? नहीं। नोड और पैकेट पढ़े हैं। नोड का काम क्या होता है? जोड़ना। और पैकेट स्विचिंग में हमने पैकेट का मतलब क्या पढ़ा था? बंडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आने वाला है ना, इसका सही आंसर होगा पैकेट। मतलब CSMA या CD में डेटा की निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है पैकेट। ये इसका सही आंसर। क्या कहा जाता है? पैकेट कहा जाता है। ये PDF आप तक पहुंच जाएगी। ये PDF टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगी, है ना। तो ये मिलने ही वाली है आपको। चलिए, वैसे ये डेमो भी होने वाला है MCQ सीरीज का, जो कि YouTube पर भी जाएगा। ठीक है, सारी क्लासेस YouTube पर बिल्कुल नहीं जाने वाली। हम जितनी भी MCQ की क्लासेस लगाएंगे उसमें सारी क्लासेस YouTube पे नहीं रहेगी, कुछ क्लासेस एज ए डेमो YouTube पर जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने कोर्स खरीदा है और आप सोच रहे हैं कि भाई अरे ये तो YouTube पर भी मिलता है, ऐप पर भी मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube पर बहुत सेलेक्टेड कंटेंट जाता है फॉर अ डेमो, कि लोग देख सके, उन्हें पता चल सके कि भाई क्लासेस कैसे चलती है। ऐसे ही MCQ भी क्लासेस जाएंगी। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं भाई, कुछ पैसे खर्च कर लीजिए परीक्षा की तैयारी के लिए। जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए आप रिग्रेट नहीं करेंगे, थैंकफुल ही फील करेंगे। आपको बहुत कम कीमत में बहुत अच्छा कंटेंट एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, YouTube पर केवल आपको डेमो के तौर पर कुछ वीडियो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये YouTube पर अगर आएगी तो YouTube पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, जहां पर आपको मिलेगी टेलीग्राम की लिंक, जहां से आप एप्लीकेशन जहां से आप टेलीग्राम पे पहुंच के PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर मिलेगी आपको एप्लीकेशन की लिंक, जहां से आप जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में बहुत सारा कंटेंट फ्री भी है। चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 8, URL में सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा होता है? याद करिए भाई, URL हमने पढ़ा था, URL में सबसे संवेदनशील हिस्सा क्या होता है? प्रोटोकॉल सबसे संवेदनशील है, अथॉरिटी है, डायरेक्टरी है, टाइप है, या इनमें से कोई नहीं? पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, क्या इसका सही आंसर है। मैं इधर हो जाता हूं भाई, लीजिए पढ़िए। URL में सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा होता है? प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी, टाइप, और इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर है? देखिए इसका सही आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर आना चाहिए टाइप। थोड़ा अलग क्वेश्चन है टाइप, इसका सही आंसर है। दोस्तों टाइप क्या होता है? टाइप किसी भी फाइल का फॉर्मेट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइप क्या होता है? टाइप किसी भी फाइल का फॉर्मेट होता है। मतलब जब आप क्या करते हैं, जब आप URL का काम क्या होता है भाई? चलिए ये देखिए, इसका सही आंसर टाइप आएगा। URL का जो काम होता है वो इंटरनेट के अंदर चीजों को ढूंढना होता है। अब क्या होता है, सर्वर में एक ही नाम की बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब बहुत बड़ी क्लास होती है तो एक नाम के बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो सरनेम से या फिर फादर के नाम से हम उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सर्वर में एक ही नाम के बहुत सारे डेटा है, लेकिन उनके फॉर्मेट अलग होते हैं ना। जैसे
मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम अपना प्लेनेट ढूंढ रहे हैं। अब अपना प्लेनेट में क्या, अपना प्लेनेट की वेबसाइट अगर ढूंढ रहे हैं तो वो हो जाएगा अपना प्लेनेट डॉट नेट। ठीक है। अब मान लीजिए अपना प्लेनेट की कोई पीडीएफ है तो वो हो जाएगी पीडीएफ। अगर अपना प्लेनेट की कोई पीपीटी है तो वो हो जाएगी पीपीटीएक्स। अलग अलग वर्जन हो जाएंगे। तो ये जो कहलाते हैं ना लास्ट के जो फॉर्मेट होते हैं, इन्हें टाइप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये गड़बड़ आपने यूआरएल में कर दिया तो फिर आपकी यूआरएल ढूंढ नहीं पाएगी। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं यूआरएल को, मतलब लिंक को। आप जिसे लिंक कहते हो उसे कंप्यूटर की भाषा में यूआरएल कहा जाता है। ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ भाई यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट होते हैं, अगर ये गड़बड़ हो गए तो आप ढूंढ नहीं पाओगे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक लिंक भेजा और आपने उस लिंक को कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कॉपी पेस्ट करते समय आधा हिस्सा जो है या उसका लास्ट का कुछ हिस्सा छूट गया आपसे, तो वो यूआरएल काम तो करेगी लेकिन अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगी वो। ठीक है। तो ये टाइप है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। संदेश को गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए भाई, संदेश को गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू सीक्रेट कोड कॉल्ड? क्या कहलाती है भाई? इंक्रिप्शन कहलाती है, ऑडिट कहलाती है, एमपीआईएस कहलाती है, फायरवॉल कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं कहलाती? इन क्या कहलाएगी? चलो अभी तो बता ही दोगे। अब यहां से नॉन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपने क्लासेस लगा रखी हैं और आपको ये क्वेश्चन बन रहा होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इनक्रिप्शन कहा जाता है। दोस्तों इनक्रिप्शन जो है वो क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही होता है गूढ़ लिखन, जिसे हम समझ ना पाए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इनक्रिप्शन। चलिए चलिए, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई है? द इंटरनेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? क्या है भाई? क्या आएगा? मिलनेट, आर्पानेट, एथरनेट, इंट्रानेट, इनमें से कोई नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेट की शुरुआत किससे हुई है? आर्पानेट से हुई है। किससे हुई है? आर्पानेट से हुई। आप मुझे बताएंगे आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? कहाँ बताएंगे आप मुझे? यूट्यूब पर कमेंट करके बताएंगे। अगर क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे आ रही है इसलिए इतनी बातें हो रही है। अगर आप ऐप पर लगा रहे हो ना ये क्लास, तो भी आप बता सकते हो, मैसेज करके बता दो भाई। तुम्हारे लिए 24/7 ओपन है व्हाट्सएप मेरा। ठीक है। इतना तो प्रिविलेज दिया जा सकता है यार अपने लोगों को। ठीक है। अपना प्लेनेट, अपने लोग। चलो, तो इसका सही आंसर क्या है? आर्पानेट। पता है ना, हमने 1969 में अमेरिका के डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उसने अपना खुद का एक नोड टू नोड नेटवर्क बनाया था जो आर्पानेट कहलाता है। जेसी लिकलाइडर ने हेड किया था इस आर्पानेट को। हमने बात की है इस पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। वेबसाइट किसका संग्रह होती है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेबसाइट किसका संग्रह होती है, मतलब वेबसाइट किसका कलेक्शन है? हमने पढ़ रखा है। ऑप्शन पहले देखो। HTML डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि दस्तावेज, ग्राफिक्स फाइल का होती है, या फिर ऑडियो वीडियो फाइल्स का होती है, या फिर ऑल ऑफ अबव का होती है, या इनमें से किसी का नहीं होती। तीन ऑप्शन है। HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, ग्राफिक्स फाइल होती है, कि ऑडियो वीडियो फाइल होती है। भाई वेबसाइट HTML, याद करो HTML लैंग्वेज से बनती है, और HTML लैंग्वेज से जो चीज़ें बनती है ना उसे हम क्या कहते हैं? वेब पेज बोलते हैं। और वेब पेज मिलकर ही क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? HTML डॉक्यूमेंट इसका सही आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन को लगा रहे हो ना तो ये मानकर चलिए कि आप कितने फैक्ट रेडी हो रहे हैं। ठीक है। एमसीक्यू लगाने के बाद डिमोटिवेट नहीं होते। एमसीक्यू लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने कितनी नई बातें सीखी। स्वाभाविक बात है दोस्तों, मुझे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लाने पड़ेंगे ना जो नए होंगे, तभी तो आपको मजा भी आएगा, नई बातें सीखने को मिलेगी। अगर वही वही हम पढ़ा हुआ ही रिवाइज करते रहें तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ क्वेश्चन एकदम नोन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो भाई आपने थ्योरी में नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना उसे, तो आपका एक फैक्ट रेडी हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? अब ये तो पढ़ा हुआ है ना, तो ये बिना ऑप्शन के बता दो। ENIAC किसने बनाया और कब बनाया, ये बताओ भाई। ठीक है। वॉन न्यूमैन ने बनाया, कि फिर जोसेफ जैकवार्ड ने बनाया, या जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया, या इसका सही आंसर 1 और 2 है, या इनमें से कोई नहीं? किसने बनाया भाई? हु बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC?
हु बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, है ना, वॉन न्यूमैन, जोसेफ जैकॉर्ड, जेस्पर एकर्ट, ये पहला और दूसरा दोनों या नॉन ऑफ दी। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा एकर्ट। क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है एकर्ट। ठीक है, इसको एकर्ट और मोचली ने बनाया था, याद करिए, एकर्ट और मोचली ने बनाया था। तो कब बनाया था कमेंट में बताइए। ठीक है, नोट डाउन कर लो कॉपी में, आपसे मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ, फिर एक ही कमेंट में सब लिख के बता देना और व्हाट्सएप पे भी बता देना। चलो चलो, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया, उसका सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर है जेस्पर एकर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? कौन सा इसमें से नेटवर्क नहीं है आपको ये बताना है। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है, कंप्यूटर प्रिंटर एक नेटवर्क नहीं होता है। सभी नेटवर्क हैं क्या? ये भी गलत ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रिंटर। दोस्तों अब आप सोचेंगे इतना सिली क्वेश्चन, अरे भाई एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यही तो है, यही तो साइकोलॉजी है ना। ऐसे सिली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमें लगता है नहीं नहीं भाई, कंप्यूटर प्रिंटर में तो एक कनेक्शन होता है, किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, तो वो भी तो नेटवर्क कहलाएगा। प्रेशर में आदमी कुछ भी सोचता है। कंप्यूटर प्रिंटर इसका सही आंसर है ना। ये इसके देखिए, एक स्लाइड में क्वेश्चन और एक में आंसर है। इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर प्रिंटर नेटवर्क नहीं। चलिए दोस्तों, MICR, अब यहां से आपको ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे आपसे आपकी नोट से आ रहे हैं। MICR में C का मतलब क्या है? MICR में C का मतलब क्या है? वैसे तो आप MICR पूरे का मतलब मुझे बता सकते हो, पर आप सीधे बताओ यहाँ पर किसका मतलब क्या है? C का। C का मतलब कोड होगा, कैरी होगा, कंप्यूटर होगा, कैरेक्टर होगा, या इनमें से कोई नहीं? यार इनमें से कोई नहीं तो बस ऐसे ही है, इसका कोई सवाल बनता नहीं है ना। ये तो नहीं है इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या कोड है? बताओ क्या कोड है? कोड है या नहीं? चलो उसको भी छोड़ते हैं अभी। कैरी तो नहीं हो सकता ना, कैरी नहीं, कंप्यूटर भी नहीं। अब आपके सामने दो ऑप्शन, कोड या कैरेक्टर। ठीक है, अब आपने ऐसे दो शब्द पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है OCR और एक मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं MICR। दोस्तों MICR में C का मतलब क्या होता है? कोड होता है। C का मतलब क्या होता है? कोड, याद रखिएगा। C का मतलब क्या होता है? कोड होता है, कैरेक्टर नहीं होता है। क्या सही मतलब है इसका? कोड। ये देखिए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा कोड। ठीक है, MICR में C का मतलब क्या है? कोड, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है? भाई ये तो वैसे ही बता दोगे यार, ये ऑप्शन में मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। TB इसका सही ऑप्शन आएगा, क्योंकि KB से बड़ा MB होता है, MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB, ये तो ऐसे ही बन जाएगा आपसे। चलिए इसका सही आंसर ही हो गया। चलिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर किसके लिए होता है? अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर है होम नेटवर्क। रिपीट हो रहे हैं क्या? वेट, नहीं, एक ही क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ था, है ना। कुछ तो ग्लिच आया है शायद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 से हम सीधे क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच गए। बीच के 15 क्वेश्चन कहाँ हैं? खैर देखते हैं दोस्तों, हो सकता है बाद में हो, और अगर नहीं होंगे तो PDF में अवेलेबल करवा देंगे, है ना। कई बार हो जाता है वो रेंडर करने में। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये भी हमने बात की है ना। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का स्कैम है, मैंने ये कहा था। तो व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? पहला ऑप्शन सुनो, हार्ड डिस्क पर मेमोरी को विस्तार करने के काम आती है। क्या वर्चुअल मेमोरी एक्सपेंशन ऑफ मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क है? क्या रैम है? या ओनली व्हेन देयर इज नो रैम, क्या जब रैम काम नहीं करती तब वर्चुअल मेमोरी काम करती है? क्या फ्लॉपी डिस्क का बैकअप है, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। हार्ड डिस्क पर मेमोरी का विस्तार है क्या ये? क्या आप हार्ड डिस्क पर मेमोरी बढ़ा सकते हो वर्चुअल से? क्या ये रैम है? क्या केवल जब रैम उपस्थित नहीं होती है तब ये काम आती है? आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों हार्ड डिस्क पर मेमोरी का एक्सपेंशन। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है। हार्ड डिस्क पर मेमोरी का क्या है? ये एक्सपेंशन है। ये मतलब कई बार जब रैम जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती है,
तो यही जो हार्ड डिस्क होती है या एसएसडी होती है, यहाँ पे हार्ड डिस्क ऑप्शन में है, तो उसकी कुछ मेमोरी जो है वो उस तरफ चली जाती है, मतलब उसका एक एक्सपेंशन हो जाता है। मतलब हमारे मोबाइल में कोई मेमोरी बढ़ी नहीं है, बस हमने बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों कि मान लीजिए आपके घर में एक निश्चित बजट है किसी भी काम को करने का, लेकिन कुछ पैसे कम हो गए, तो आप कहीं और किसी और सामान के थोड़े बहुत पैसे किसी दूसरे सामान में लगा देते हैं, क्योंकि वो सामान भी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही। तो हार्ड डिस्क की कुछ मेमोरी रैम में यूटिलाइज होने लगती है, तो ये हार्ड डिस्क का एक्सपेंशन कहलाती है, क्या? वर्चुअल मेमोरी। अब अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुनना, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड कॉल्ड? जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसे हमें ढूंढ लेते हैं पहले कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर सही तरीके से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं भाई? कंपाइलिंग कहते हैं, टेस्टिंग करना कहते हैं, रनिंग करना कहते हैं, या डीबगिंग कहते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा डीबगिंग, क्योंकि हमने बात की थी कि कंप्यूटर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बग कहते हैं, और बग को दूर करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीबगिंग। चलें अगला, इसका सही आंसर है डीबगिंग। चलें, डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को पुनः करने के लिए सही शॉर्टकट क्या है? डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को पुनः करने के लिए सही सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपको बताना है। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट टू रीडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट? बताइए भाई, लास्ट एक्शन को अगर आपको करना है तो इसका सही आंसर क्या आएगा? वैसे ही कोड है, इसका सही आंसर क्या आएगा? कुल मिलाकर आपको क्या करना है? अंडू करना है, यानी मतलब फिर से चीजों को करना है। इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई। इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। अब ये कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो ये बेसिक कोड तो आपको आ ही जाते हैं, याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? कंट्रोल के साथ जब आप वाई प्रेस करते हो तो डॉक्यूमेंट में चीजों को रीडू कर सकते हो। चलें, प्रोग्राम जो हार्डवेयर में स्थायी रूप से संग्रहित होता है क्या कहलाता है? ठीक है, व्हाट इज अ प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर इन हार्डवेयर कॉल्ड? क्या कहलाएगा भाई? ऐसा प्रोग्राम जो आपके हार्डवेयर में जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं, यूटिलिटी वेयर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है फर्मवेयर, क्योंकि ये परमानेंटली स्टोर होता है ना। देखो, हार्डवेयर जो है वो तो हार्डवेयर क्या है? प्रोग्राम है क्या हार्डवेयर? तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। सॉफ्टवेयर भाई परमानेंटली स्टोर वाली क्या बात है? सॉफ्टवेयर बदले जा सकते हैं। यूटिलिटी वेयर तो हम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो उसको तो और हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? फर्मवेयर। इसका सही आंसर आएगा फर्मवेयर। फर्मवेयर इसका सही आंसर। अगले पर चलते हैं हम। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? किस कमांड का उपयोग करके हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे कंप्यूटर के अंदर? ओपन, क्लोज, न्यू, सेव, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है ना। न्यू का ही तो मतलब होता है ना कुछ नया बनाना, तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके बनाओगे आप। चलें, इसका सही आंसर आएगा न्यू। चलें दोस्तों, कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? बताइए, कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, या हेक्साडेसिमल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है सही आंसर? बाइनरी। इसका सही आंसर क्या है? बाइनरी। ये एकदम बेसिक, ये तो यार हमारी नोट्स से आए सीधे, मतलब यार नोट्स क्या मतलब हर बच्चे को पता है कंप्यूटर बाइनरी कोडिंग का इस्तेमाल करता है ना। सही आंसर क्या है? बाइनरी। चलें, ब्लैंक है इसमें। किस कमांड का अर्थ होता है निष्पादन करना? किस कमांड का अर्थ होता है निष्पादन करना, है ना? ब्लैंक है। कमांड मीन्स टू एग्जीक्यूट। बताइए किस कमांड का मतलब एग्जीक्यूट करना होता है? एग्जीक्यूटिंग का मतलब होगा एग्जीक्यूट करना, है ना। बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ये मत समझना कि मैंने जानबूझ के ऐसे सरल क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर आए हुए हैं किसी न किसी अलग अलग एग्जाम में, बस मैंने उसको मेंशन नहीं किया है भाई, है ना, क्योंकि उसका कोई बन नहीं रहा था सेंस। इसका सही आंसर क्या हो गया? एग्जीक्यूटिंग करना। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने का क्या मतलब होता है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन चलाते हो तो यहाँ पर पैराग्राफ को इंडेंट करने का मतलब क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है आपके लिए, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
क्लास में शामिल नहीं किया, तो भाई क्या क्या है इसका सही आंसर बताइए। टेक्स्ट को सही करना, टेक्स्ट पेज पर मार्जिन को बदलना, टेक्स्ट को ऊपर करना, या टेक्स्ट को नीचे करना। इंग्लिश में भी ऑप्शन देख लीजिए भाई, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, टू करेक्ट द टेक्स्ट, टू चेंज द मार्जिन ऑन पेज, टू मूव द टेक्स्ट अप, या टू मूव द टेक्स्ट डाउन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। वैसे मैं उन लोगों से ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप इसे होमवर्क के तौर पर देखिए और मुझे बताइए। मैंने आपको बार बार कहा है, यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर ऐप पर देख रहे हो तो सीधे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ज़्यादा कन्वीनियंट है ना। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। चलिए मैं इसका अब आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद बताएंगे, बहुत सिंपल है क्योंकि इसका आंसर। चलें, ASCII, ये इसके बारे में हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, इसका फुल फॉर्म बताइए भाई। आप देख पा रहे हो क्या है इसका फुल फॉर्म? इन फॉन्ट को मत देखो, सेम बातें लिखी हुई है, इस फॉन्ट में देख लो। ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, सी और आई। ए का मतलब देखो, हर जगह ऑप्शन में क्या है, अमेरिकन। हर जगह ऑप्शन में क्या है, अमेरिकन, तो हर जगह, ठीक है, ये हर जगह लिखा है अमेरिकन। इसका मतलब है भाई अमेरिकन तो रहना ही रहना है। ए का मतलब क्या हो गया, अमेरिकन। अब एस के क्या मतलब हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल लिखा है एस का मतलब, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है, यहाँ पे स्पेशल लिखा है, यहाँ पे भी स्पेशल है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड। तो दो ऑप्शन स्टैंडर्ड वाले हैं, दो ऑप्शन क्या है आपके, स्पेशल वाले। अरे यार, हाँ, दो ऑप्शन आपके क्या है, स्टैंडर्ड है, और दो ऑप्शन में स्पेशल है। अभी उस पर चलते हैं। सी का मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर, कोड, कोड, कंप्यूटर। या तो सी का मतलब कंप्यूटर होगा या तो कोड होगा। आई का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक आई का मतलब इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। आप बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ये, है ना, क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े से छोटे थे तो मैंने बिना किसी झंझट के आपको सीधे बता दिया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है, ए का मतलब क्या हो गया, अमेरिकन। ए का मतलब क्या है, अमेरिकन। एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। सी का मतलब क्या है, कोड। आई का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। और सेकंड वाले आई का मतलब क्या है, इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा, है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ब्राउजर इंटरनेट रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए क्या प्रयोग करता है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज अ ब्राउजर यूज टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एन इंटरनेट रिसोर्सेज। भाई सिंपल सा मतलब है, ब्राउजर इंटरनेट के रिसोर्स तक जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करेगा। लिंकर का, पहला ऑप्शन, प्रोटोकॉल का, कैश मेमोरी का, मिडिलवेयर का, या इनमें से किसी का। दोस्तों याद कीजिए, जब मैंने ब्राउजर आपको पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि ब्राउजर प्रोटोकॉल का उपयोग करके हमें किस तक जोड़ता है, इंटरनेट तक जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है प्रोटोकॉल। क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होगा क्या, प्रोटोकॉल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ऑल गुड, झमझमाझम सही चल रहा है। चलिए, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए एकदम क्रिस्प नॉलेज है, यहाँ पर कोई ऐसी मैं फालतू मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो एमसीक्यू सीरियस टॉपिक होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आ चुके क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोग इनको सही करके सिलेक्शन ले चुके हैं। तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन एक नंबर से भी रुक सकता है। तो एक एक एमसीक्यू, देखो एक तो आपको ये क्लास लगानी है, इसके बाद इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, या एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, है ना। एप्लीकेशन चला रहे हो तो एप्लीकेशन में मिल जाएगी, नहीं है तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो इसको मिलने के बाद आप इसको एक बार पढ़ोगे, या तो क्लास फिर से देख लेना स्पीड बढ़ा के, या फिर एक बार पीडीएफ को ही पढ़ लेना। ठीक है, रिवीजन जरूर करना, चाहे आप किसी भी फॉर्म में करो, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अभी हमने देखा ब्राउजर इंटरनेट रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। बताएं भाई, कंप्यूटर में जो डेटा है किस रूप में संग्रहित होता है। डेसिमल में होता है, बाइनरी में होता है, ऑक्टल में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, कि इनमें किसी में नहीं होता, है ना। इन व्हाट फॉर्म इज डेटा स्टोर इन अ कंप्यूटर।
भाई पहले ही बात कर चुके हैं, कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होगा वो किस में होगा, बाइनरी में होगा। किस में होगा, बाइनरी में। तो इसका सही आंसर क्या है, बाइनरी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, बाइनरी। चले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड है ना, जहां पर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इसका एक्सटेंशन क्या। अगर आपको यही पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो इसका आंसर आप फाइंड कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डॉक। क्या है इसका सही आंसर, सही आंसर है दोस्तों डॉक, है ना, वो लिखा हुआ है। चलें आगे। चलो, इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कौन है। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, विंटन ग्रेसर्फ, टिम बर्नर्स ली, बिल गेट्स, या इनमें से कोई नहीं। सुनना दोस्तों, चार्ल्स बेबेज तो नहीं आएगा ना इसका ऑप्शन। क्यों आएगा चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज तो भाई फादर ऑफ कंप्यूटर है। मैं यहाँ फादर ऑफ इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं विंटन ग्रे सर्फ। अब आप बोलेंगे टिम बर्नर्स ली भी तो हो सकता है। भाई टिम बर्नर्स ली को केबल केवल इंग्लैंड वाले ही फादर मानते हैं, अमेरिका वाले थोड़ी ना मानते हैं। पर विंटन ग्रे सर्फ को पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेट। आज के समय का जो इंटरनेट चल रहा है, ये इंटरनेट को विकसित करने में विंटन ग्रे सर्फ का आइडिया काफी काम आया है। इसलिए विंटन ग्रे सर्फ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेट कहा जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर है भाई आपका क्या, विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में भी लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ लिया वही अटल सत्य हो गया। क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। और ये कैसे पता चलती है, ये PYQ लगाकर। जितने ज्यादा आप PYQ लगाएंगे आपको समझ में आएगा कि यार पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसते हैं और उसको कैसे निपटा जाता है। जितना ज्यादा आप PYQ लगाएंगे आपको ये एक्सपीरियंस होने लगेगा कि क्या उसका सही आंसर लगाना चाहिए। देखो, इसी को ही हम मोरल डिलेमा भी कहते हैं, है ना। यही नैतिक दुविधा है कि कई बार दो ऑप्शन हमें सही लगते हैं, हमें किसी एक ज्यादा सही को चुनना पड़ता है। चलें, HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। व्हाट इज HTML यूज्ड फॉर। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं। चलें, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए करते हैं क्या, वेब पेज डिजाइन करने के लिए करते हैं क्या, हार्डवेयर मैनेजमेंट के लिए करते हैं क्या, या डीबगिंग के लिए करते हैं, या इनमें से किसी के लिए नहीं करते। बताइए, इसका सही आंसर आएगा वेब पेज डिजाइनिंग। पहले भी बात कर चुके हैं कि वेब पेज जो है वो HTML में बनाए जाते हैं, और वेब पेज मिलकर क्या कहलाते हैं, वेबसाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, वेब पेज डिजाइनिंग। HTML का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए करते हैं। चलें आगे। MS एक्सेल में कॉलम को क्या दर्शाते हैं आना चाहिए। ठीक है, व्हाट डज अ कॉलम रिप्रेजेंट इन MS एक्सेल। बताएं भाई, MS एक्सेल में कॉलम को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी चला है एक्सेल, नहीं चलाया, याद कर लो इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस टॉपिक से, एक दो ही क्वेश्चन आते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ABC। सही आंसर क्या है, ABC। इसका सही आंसर है ABC। MS एक्सेल में कॉलम को क्या कहते हैं, ABC कहते हैं। चलें आगे। चलिए, CPU का कंट्रोल यूनिट क्या करता है। CPU में कंट्रोल यूनिट क्या करता है भाई, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, या इनमें से किसी को कुछ नहीं करता। बताएं, थोड़ा सोचें फिर बताएं। पढ़ लें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, फिर इसका सही आंसर बताएं। सोचें अपने मन में, मन है तो आप बता सकते हो। ठीक है, और जब आप एक बेहतर कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे भाई, तो लाइव आने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो लाइव आ जाएं। पर थोड़ा सा प्रमोट करो चीज़ों को, लोगों को कहो कि जुड़ें, तो एक हम कम्युनिटी बना पाएँ। तो यूट्यूब पर भी लाइव आ सकते हैं फ्यूचर में, ऐप पर तो लाइव आएंगी, कोई बात ही नहीं। तो CPU का कंट्रोल यूनिट क्या करता है। देखिए, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है भाई, बताएं। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, हर एक चीज को कंट्रोल करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो अब डेटा को स्टोर करेगा। डेटा को स्टोर कौन करता है, मेमोरी डिवाइस स्टोर करती सारे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डेटा को प्रोसेस करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी काम है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है,
सीपीयू का मेन काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीपीयू को, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए, ये है इसका सही आंसर, ये है ना, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है? बताएं, कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है भाई? किसमें नापेंगे कंप्यूटर की स्पीड को? बाइट में, हर्ट्स में, इंचेस में, बिट में, या इनमें से किसी में? इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड? बाइट, हर्ट्स, इंचेस, बिट, या फिर नॉन ऑफ दीज? दोस्तों, कंप्यूटर की गति, बाइट तो मेमोरी हो गई, इंचेस तो नहीं नाप सकते, बिट भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? हर्ट्स। किस में नापते हैं? हर्ट्स में नापते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर की गति को किस में नापेंगे हम? हर्ट्स में। चलो, हर्ट्स इसका सही आंसर है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ये तो यार आप वैसे ही बता दोगे। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही आंसर क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके तो मतलब ऑप्शन आप देखकर करना, पर वैसे ही बता सकते हो आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलें, इसका सही आंसर क्या है? ये आ गया। आगे चलते हैं। 49, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं। भाई इनमें से कोई नहीं तो सवाल ही नहीं बनता। फर्मवेयर भी नहीं है गूगल क्रोम, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। अब बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या है गूगल क्रोम? भाई गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप प्ले स्टोर में जाते हो और क्या डाउनलोड करते हो? गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या हो गया आपके लिए? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो, अगर आप एंड्रॉइड फोन चला रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि गूगल का है एंड्रॉइड। लेकिन अगर आप विंडो चलाते हो या iOS चलाते हो, तो वहां पर गूगल क्रोम जो है वो कंपलसरी नहीं है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा गूगल क्रोम। मॉडेम का मेन काम क्या होता है? ये भाई, एक तो मॉडेम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर। तो ये क्या करता है? डेटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग को वापस डिजिटल में बदलने का काम करता है। इसका सही आंसर है, यह डेटा को डिजिटल से एनालॉग में बदलता है। और ये वही हमारी ट्रिक काम आ रही है कि जिस ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, आप उस क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये डेटा को बदलने का काम करता है भाई, डिजिटल से एनालॉग। बाकी ऑप्शन भी देख लो यार, मॉडेम का काम मेमोरी बढ़ाना होता नहीं है, प्रिंटिंग करना होता नहीं है, फाइल स्टोर करना होता नहीं है, फिर क्या आएगा? वही आएगा। ये है इसका सही आंसर। चले, क्वेश्चन नंबर 51, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए दोस्तों, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना यार, अब उस पर तो आप पूरे ऑप्शन क्या ही देखोगे, आप उसे पढ़ना। मैं क्लास को अतिरिक्त लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑलमोस्ट जैसा पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ही आ गया, इस पर दिमाग भी नहीं लगाने की जरूरत है आपको। चलिए, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक सेकेंड भाई जरा, चलें, बायोस का फुल फॉर्म अभी हमने देखा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको बुला रहा था बहुत देर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 52, OCR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, OCR का फुल फॉर्म बताओ मुझे, कमेंट करो यूट्यूब पर, मैसेज करना लास्ट में व्हाट्सएप पे। ऐप वालों, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना। और पेन पेपर लेके बैठा करो, ऐसे नहीं बढ़िया लेटे लेटे फोन चला रहे हैं। है ऑनलाइन क्लास, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, और अगर कुछ होमवर्क मिल रहा है तो उसको नोट डाउन करके क्लास के बाद उसको लिखकर मैसेज में और फिर मुझे पहुंचाया करो। ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है तुम्हें। तो OCR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? OCR क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल, बताओ जल्दी। देखो, इसका उपयोग कैरेक्टर रीडिंग के लिए होता है। मैंने तो होमवर्क में पूछा ना OCR का फुल फॉर्म, मैं कैसे बता सकता हूँ? आप बताओगे इसका फुल फॉर्म। इसका सही आंसर है कैरेक्टर रीड करने के लिए। ठीक है, किसके लिए उपयोग करते हैं हम? कैरेक्टर रीडिंग में इसका उपयोग करते हैं। OCR का उपयोग किस में होता है? कैरेक्टर रीडिंग में होता है। बनने चाहिए आपसे क्वेश्चन। चलें, क्वेश्चन नंबर 53, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में लाया जाता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में लाया जाता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन 3, या SNMP FTP क्या आएगा? दोस्तों देखो, या तो इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि SMTP आएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर आपको लग रहा होगा कि POP आएगा। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन बता दूं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल? भाई ईमेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सही आंसर क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। चलिए, हाँ हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP जो है वो भेजने के लिए उपयोग होता है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका उपयोग भेजने के लिए, सेंड करने के लिए किया जाता है, सेंड। और ये जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका उपयोग रिसीव करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? कहने की बात यह है कि कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाता है ना, ये इसका रियल मीनिंग होगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, जैसा एग्जाम में आया भाई वैसे ही टाइप हुआ है। विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ अ कंप्यूटर? एबेकस मैकेनिकल था क्या? नहीं। पास्कल लाइन, नेपियर बोन्स, डिफरेंस इंजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एबेकस और नेपियर बोन्स, ये तो इसका सही आंसर नहीं हो सकता। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने ये सब पढ़ा है। इसका सही आंसर है पास्कल लाइन। डिफरेंस इंजन तो बहुत बाद में बना ना, तो जो बनाया था पास्कल ने, उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल चीजें इसके अंदर जोड़ रखी थी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पास्कल लाइन इसका सही आंसर है। क्या है? पास्कल लाइन। चलें आगे। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर वायरस का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कंपाइलर, एंटीवायरस, असेंबलर, फायरवॉल, इनमें से कोई नहीं। भाई कंप्यूटर पे वायरस का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है एंटीवायरस, है ना। सिंपल है यार, अब इतना भी मत बताओ यार। एंटीवायरस का सही है। चले आगे चलते हैं। 56, MS वर्ड में स्पेल को चेक करने के लिए क्या शॉर्टकट है? भाई MS वर्ड में जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो और आपने कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी है, इसे पता कराने के लिए आप किस शॉर्टकट का उपयोग करते हो? F7 है दोस्तों। ये क्वेश्चन स्वाभाविक तौर पे कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, याद कर लें आप ऐसे फैक्ट्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, ये 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, आप याद कर कर भी काम चला सकते हो। F7 इसका सही आंसर है ना, F7। चले, इंटरनेट पर डोमेन नाम के अंत में अगर .edu लिखा होता है तो इसका क्या मतलब है? इंटरनेट में डोमेन नेम में अगर edu लिखा है, भाई आप डोमेन नेम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो edu का मतलब क्या होता है? एजुकेशन, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशनल वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये हम देख चुके हैं। चलें, इसका सही आंसर है एजुकेशन। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? बताएं भाई, कंप्यूटर की परमानेंट है ना, विच इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? रैम, रोम, कैश या रजिस्टर? बताएं आप, परमानेंट मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, रोम होती है, कैश होती है, रजिस्टर होती है, कि इनमें से कोई नहीं होती है? क्या इसका सही आंसर है? ठीक है, इसका सही आंसर है भाई रोम। परमानेंट मेमोरी क्या होती है? रोम होती है ना। रैम तो अस्थायी होती है, कैश भी बदली जा सकती है, रजिस्टर भाई सिर्फ CPU की मेमोरी होती है। तो सही मेमोरी क्या है? सही आंसर क्या है इसका? रोम। सही आंसर क्या है? रोम, है ना, इसका ये सही आंसर। चलें दोस्तों, अगली स्लाइड में चलते हैं। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? WAN का, LAN का, पैन का, मैन का, या नॉन ऑफ दीस का? जल्दी से पढ़िए, स्पीड से करना होता है MCQ, ऐसे आराम से नहीं करते हैं। और मैं नीचे देख रहा होता हूँ कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है इस फील्ड में, तो थोड़ा चेक करना पड़ता है। जब एक फ्लो बनने लगेगा धीरे धीरे तो फिर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यार अकेले ही ऑपरेट करता हूँ सारी चीज़ें, तो फिर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है यार? ब्लूटूथ होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN। ये तो बन ही जाएगा आपसे, है ना, ये है इसका सही आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कैप्चा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? दोस्तों, कैप्चा का प्रयोग क्यों करते हैं, है ना, इसका सही आंसर बताइए। यूजर ऑथेंटिकेशन,
फाइल कंप्रेशन, नेटवर्क को शेयर करने के लिए, सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर आने वाला है यूजर ऑथेंटिकेशन। सही आंसर क्या है? यूजर ऑथेंटिकेशन। कोई इनवैलिड यूजर तो नहीं उसके अंदर घुस रहा है, वेबसाइट के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर, या फिर कोई रोबोटिक या फिर कोई चैटबॉट जो है वो तो नहीं एक्सेस हो रहा है, मतलब एक ह्यूमन ही एक्सेस करे, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैप्चा का। चलें, यूजर ऑथेंटिकेशन। चलें, निम्नलिखित में से सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी नहीं। रैम प्राइमरी है या सेकेंडरी? प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, कैश, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सबको पता है यार, बच्चे बच्चे को पता है कि हार्ड डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, और यही आपको फाइंड करके बताना था। पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है ना किसी को, गलत करके आ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। गलत नहीं होने क्वेश्चन हमसे, ठीक है? तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। और ये तो झलकियां हैं भाई, अभी तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, इतने एमसीक्यू लगवा दूंगा ना मैं आपकी कि गलती होने की संभावना है एमसीक्यू लगाकर हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। चले, फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों फायरवॉल क्या होती है? जैसे हमारे घर में बाउंड्री वॉल होती है, वैसे इंटरनेट में फायरवॉल होती है। बाउंड्री वॉल का उपयोग हम क्यों करते हैं? कि भाई इनवैलिड लोग जो हैं वो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना करें। ऐसी फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को, अनाधिकृत प्रवेश को रोकने का काम करती है। तो फायरवॉल का उपयोग क्या है? नेटवर्क की सिक्योरिटी, फाइल ट्रांसफर करना, वायरस स्कैन करना, प्रिंटिंग करना। कम ऑन यार, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर है, वायरस स्कैन करने के लिए एंटीवायरस है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं। इसका काम क्या है? नेटवर्क की सिक्योरिटी करना। तो सही आंसर क्या आएगा? नेटवर्क की सिक्योरिटी करना किसका काम होता है? फायरवॉल का काम होता है। ये है इसका सही आंसर। चेक इट। 63, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये तो यार ऐसे ही बता दो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये पढ़ पढ़कर कईयों बार बातचीत हो चुकी। सही आंसर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलें, क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हाँ, अभी क्रोम के बारे में क्वेश्चन पूछे थे ना, गूगल क्रोम में भी सेम ऑप्शन थे। गूगल क्रोम का ऑप्शन तो हमने लगाया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब इसका क्या है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये दोनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सही आंसर क्या है इसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। 65, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट का मतलब क्या होता है? जिससे हमें चीजें मिलती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना भाई, डेटा अंदर जा रहा है उससे, स्कैनर से भी अंदर जा रहा है, माउस से भी अंदर जा रहा है। सही आंसर क्या हो गया इसका? प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर है भाई। सिंपल क्वेश्चन है यार। चलें आगे की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा कहाँ स्टोर होता है? वेयर इज डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डेटा कहाँ स्टोर होता है? लोकल डिस्क में स्टोर हो जाता है, रिमोट में होता है, रिमोट सर्वर में होता है, रैम में होता है, या फिर रजिस्टर में होता है, या इनमें से कोई नहीं? भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही होता है कि आप अपने डिवाइस में नहीं कर रहे हो डेटा स्टोर, कहीं बाहर कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं रिमोट सर्वर। तो डेटा कहाँ स्टोर होता है? रिमोट सर्वर में स्टोर होता है। चलो, HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे इन जनरल नहीं मिलेगा। इसका सीधे आप फैक्ट याद रखो, ये मान के चलो कि आपकी एक नई जानकारी आपके ब्रेन में ऐड हो गई। इसका सही आंसर है 80। ठीक है, सही आंसर 80 है। वनडे के हिसाब से नहीं था क्वेश्चन, कहीं से आ गया होगा किसी एग्जाम में, है ना? HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 होता है। ये याद रखना, ये आज की अपनी लर्निंग है, न्यू लर्निंग है, ये फैक्ट याद रख लो इसको, ताकि कभी एग्जाम में ऐसा आ गया तो बनना चाहिए। ठीक है, इसे एज ए फैक्ट पढ़ लो, इसे एज ए क्वेश्चन ना पढ़ के पढ़ लो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 होता है। ठीक है, आगे चलें। आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है ना, वो कितने बिट का होता है? दोस्तों बताओ ऑप्शन क्या है? 32, 64, 128, या फिर 256? सही आंसर क्या है? सही आंसर है 32 बिट।
है ना, कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ये है इसका सही आंसर। ठीक, रिवीजन जरूर करना है ना, क्लास के बाद पहले क्लास लगा लो, फिर इत्मीनान से एक बार रिवीजन कर लेना, और चाहो तो क्लास को ही फिर से रिवाइंड कर लेना, फिर से देख लेना, स्पीड बढ़ाकर देख लो इस बार, एक बार पीडीएफ पढ़ लो, 100 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे लगभग आपके। आज हम लगभग 100 तक लेकर जाएंगे इन क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर अगले 100 हम देखेंगे। तो हमने ऐसी अगर 10 क्लास लगा ली, लगभग हमारे 1000 क्वेश्चन हो गए, बहुत होते हैं 1000 क्वेश्चन का बल्क। आपको एमसीक्यू की एक कंपाइल पीडीएफ भी मैं लास्ट में अवेलेबल करवा दूंगा, सारे लेक्चर्स मिलाकर, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज तो मैं आपको दे ही दूंगा, मतलब लेक्चर वाइज तो आपको दे ही दूंगा, सीधे टेलीग्राम पर और ऐप पर। अगला क्वेश्चन, आईपी वर्जन 6 एड्रेस कितने बिट का होता है। अभी वर्जन 4 पूछा था मैंने आपसे, अब पूछ रहा हूं आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है। वो 32 का था, तो क्या ये 64 का रहेगा, या फिर 128 का है, या 256 का है। बताओ भाई, इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर है दोस्तों 128, है ना। हमने 64 ना ले जाकर 128 लेके गए थे। अब मैं आपसे सिंपल सा एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है ना। किस में डॉट लगता है, किस में कोलन लगता है, किस में न्यूमेरिकल लगते हैं, किस में अल्फा न्यूमेरिकल का उपयोग होता है, किस में डॉट लगता है। समझ गए ना, जो चीजें आपको बतानी है वो आप इसमें बता सकते हो कि आप कितना डिफरेंस जानते हो दोनों में। चलो क्वेश्चन नंबर 70 में पहुंच गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, क्लोज्ड और ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स क्या है, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, एमएस डॉस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विंडो एक क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस एप्पल का ये भी क्लोज है, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट का था, अब तो नहीं चलता, चलता है बहुत एंट्री लेवल लैपटॉप में चलता है, बट अब नहीं है इतना यूजफुल, ये भी क्लोज है। तो ओपन क्या है, लिनक्स। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा लिनक्स। लिनक्स एक क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका जो एंड्रॉयड है ना, आपका मतलब हमारा जो एंड्रॉयड है, जो फोन में चल रहा है, या जो स्मार्ट बोर्ड में भी एंड्रॉयड होता है, ये जो चल रहा है एंड्रॉयड, ये लिनक्स पर ही बेस्ड है। एंड्रॉयड का जो कर्नेल है या जो भी चीजें बन रही है वो सब किस पर बेस्ड है, लिनक्स पर बेस्ड है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सही आंसर हमने अभी देखा लिनक्स। चले 71, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताएं भाई, यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ यार, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ऑप्शन सेम है, यहां देख के बता दो। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, तीसरा है यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, अगला है यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लिंक, या इनमें से कोई नहीं। बताएं भाई, यू का मतलब यूनिफॉर्म आएगा कि यूनिवर्सल आएगा, बताएं। हाँ, यूनिफॉर्म। आर का मतलब क्या है, रिसोर्स, और एल का मतलब क्या है, लोकेटर। पहला ऑप्शन इसका सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स। चले आप मुझे कमेंट में बताएं यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होमवर्क है आपका। चलो, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग कब किया जाता है, बताएं भाई। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग हम कब करते हैं, बताओ यार, कब करते हैं कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग। रीडू करने के लिए करते हैं क्या, नहीं। कंट्रोल प्लस बाय, अंडू, कॉपी, क्या कॉपी, किसके लिए करते हैं, कॉपी के लिए करते हैं। ओ शिट मैन, गड़बड़ हो गया, अंडू के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, अंडू। सॉरी दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी, ये क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड का किसके लिए करेंगे, अंडू के लिए करेंगे। रीडू के लिए हम वाई का उपयोग करते हैं, अंडू के लिए हम जेड का उपयोग करते हैं। कॉपी के लिए तो पता ही है यार आपको, है ना, सी का उपयोग करेंगे, और पेस्ट के लिए तो आपको पता ही है, वी का उपयोग करेंगे, है ना। तो टंग स्लिप हो गई पढ़ाते पढ़ाते। चलें, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। एएलयू का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म नहीं, कार्य पूछा है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू। हमने देखा है ना, जो सीपीयू होता है उसके दो भाग होते हैं। सीपीयू का एक भाग जो है वो है कंट्रोल यूनिट, और दूसरा भाग क्या है, एएलयू। तो एएलयू का काम क्या है दोस्तों, ये वही ट्रिक यहाँ पे लगेगी, है ना। जो ज्यादा आपसे फोकस मांग रहा है जो ऑप्शन, बस वही इसका सही आंसर। लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन करना एएलयू का मेन फंक्शन होता है। चलें भाई, ये है इसका सही आंसर।
ऐसा थोड़ी ना, एक बार गलती होगी तो हर बार थोड़ी ना होगी भाई। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? 74। ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? बताएं भाई। मेल भेजा है कभी, बनाया मेल? चलें, ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। वैसे ऑप्शन और देख लो, सही आंसर पहले पहले देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? कार्बन कॉपी। और भी ऑप्शन है, सेंट्रल कॉपी, करंट कॉपी, क्लोज्ड कॉपी, इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आने वाला है दोस्तों कार्बन कॉपी। सही क्या है? कार्बन कॉपी। चलें आगे की तरफ चलते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके लिए होता है? बताएं भाई, कैश मेमोरी को प्रयोग किसके लिए होता है? स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, डेटा बैकअप के लिए होता है, पावर सेविंग के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं होता? किसके लिए होता है भाई बताएं? स्वाभाविक सी बात है, स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। और किसके लिए होगा? सही आंसर क्या है इसका? स्पीड बढ़ाने के लिए। सही आंसर क्या है? स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना। कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? स्पीड बढ़ाने के लिए। चलें, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ रीस्टार्ट करना होता है, कि प्रिंट करना होता है, कॉपी करना, पेस्ट करना, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है दोस्तों? व्हाट डज बूटिंग मीनिंग इन दी कंप्यूटर? रीस्टार्ट करने का जो मतलब है वो बूटिंग है। और आप मुझे बताएंगे हॉट बूट क्या होता है, और दूसरा आप मुझे बताएंगे कोल्ड बूट क्या होता है। हॉट बूट और कोल्ड बूट क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे। चलें, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ का मतलब है रीस्टार्ट करना, ये हम देख चुके हैं। कंप्यूटर में नेटवर्क जो है उसमें हब क्या करता है दोस्तों? हब का काम क्या है? हब क्या करता है ये बताएं आप। तो कंप्यूटर में हब का काम क्या है? डेटा को मैनेज करना है, या फिर सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है, या फिर स्टोरेज को बढ़ाना है हब का काम, या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। देखो हब का काम क्या होता है, बीच में हब लगा रहता है और बहुत सारी डिवाइस लगी रहती है ना। ऐसे एक हब लगा है और बहुत सारी डिवाइस जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड। तो हब का काम क्या है? हब का काम है सिग्नल को क्या करना? ब्रॉडकास्ट करना। क्या काम है? ब्रॉडकास्ट करना। सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना इसका मेन काम है दोस्तों। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये बताएं। सेम क्वेश्चन आ गए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या क्या है भाई बताएं? क्या है बताएं भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यार। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों होगा? एप्लीकेशन जैसे क्रोम डाउनलोड कर सकते हो वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलें, है ना, ये है इसका सही आंसर। 1 GB में कितने MB होते हैं? चलें यार, अब ये तो यार आप वैसे ही बता सकते हो, शब्द भेदी बाढ़ चलाकर। कितना? 1024। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। कंप्यूटर में होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर में फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? मतलब ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसका आर्किटेक्ट हम किसे कहते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है। मतलब जॉन वॉन न्यूमैन को कहते हैं, या फिर एलन ट्यूरिन को कहते हैं, कि जोसेफ जैकॉर्ड को कहते हैं, कि चार्ल्स बेबेज को कहते हैं? दोस्तों याद कीजिए, हमने पढ़ा है जॉन वॉन न्यूमैन जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का आर्किटेक्ट कहते हैं, क्योंकि आज जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं ना, इसका जो रियल डिजाइन है ये कहीं ना कहीं उन्हीं के प्रोटोटाइप से आया है। तो सही आंसर क्या होता है इसका? जॉन वॉन न्यूमैन। आगे चलते हैं। ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पे मीटर में नहीं पूछा, अगर मीटर में पूछा होता तो हम बताते कि ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 10 मीटर के आसपास होती है, 10 मीटर, है ना। लेकिन यहाँ पर हर्ट्स में पूछा है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ भाई आप, कितनी होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज, या फिर आपका 3.2 गीगाहर्ट्ज? इसका सही आंसर क्या है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज इसका सही आंसर है। सिंपल, याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं। 1 घंटे में क्लास खत्म करने की मेरी कोशिश है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं। डीएनएस का फुल फॉर्म बताएं भाई। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बन जाएगा आपसे, आई होप सो। चलो ये थोड़ा सा अलग है भाई। एक्सेल में एक्टिव सेल को कैसे पहचानते हैं? जब आप एक्सेल चलाओगे तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेल, मतलब कौन सा बॉक्स जो है वो अभी एक्टिव है?
दोस्तों ये क्वेश्चन सीधे फैक्ट के तौर पे आप याद रखिए, डार्क बॉर्डर से है ना, बॉर्डर डार्क हो जाती है तो आप उससे पहचान सकते हो। इसका सही आंसर क्या है? डार्क बॉर्डर। एक्सेल में एक्टिव सेल को कैसे पहचानते हैं हम? डार्क बॉर्डर से पहचानते हैं, याद रखिएगा। चलें, www का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे भाई, अरे यार मत करो यार, वर्ल्ड वाइड वेब होता है भाई। राम रघुवंशी तो होने से रहा। चलो बन जाएगा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस को सुरक्षित बनाने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? विच टेक्निक इज यूज्ड टू सिक्योर आईपी एड्रेस? इनक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन या वर्चुअलाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं? बताएं भाई, आईपी एड्रेस को अगर हमें सिक्योर करना है तो हम क्या करेंगे? आईपी एड्रेस को सिक्योर करने के लिए वही इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चलें, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा, जैसे आज अगर हमें क्लाइमेटोलॉजी मतलब कि वेदर फॉरकास्टिंग करनी है तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों। तो वेदर फॉरकास्टिंग इसका सही आंसर आएगा। बाकी वर्ड प्रोसेस करना, सिंपल कैलकुलेशन करना, गेम खेलना, ये कोई भी कंप्यूटर कर सकता है। तो सही आंसर क्या है इसका? वेदर फोरकास्टिंग। चलें, ऑप्शन देखकर भी बता सकते हो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? बताएं भाई, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का हुआ है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर का हुआ है, या फिर ट्रांजिस्टर का हुआ है, या फिर आपका किसका हुआ है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ है, या इनमें से किसी का नहीं हुआ? क्या सही ऑप्शन आए? स्वाभाविक बात है दोस्तों, पहली जो पीढ़ी थी उसमें इस्तेमाल हुआ था किसका? वैक्यूम ट्यूब का। किसका इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। इसलिए तो भारी, बल्कि और बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हुआ करता था ना फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। चले, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया भाई? वैक्यूम ट्यूब को हटाकर क्या लाया गया था? दोस्तों लाया गया था ट्रांजिस्टर को। किसको लाया गया था? ट्रांजिस्टर को। साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया था, बिजली थोड़ी सी कम खपत होने लगी थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर इसका सही आंसर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? बताइए दोस्तों, थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ है? ट्रांजिस्टर का, आईसी का, माइक्रो प्रोसेसर का, वैक्यूम ट्यूब का, इनमें से किसी ने? तो थर्ड जनरेशन में आईसी बनना शुरू हो गई थी, है ना, तो हमने किसका इस्तेमाल किया है? आईसी का। चलें, सही आंसर क्या है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। 91। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है? फोर्थ जनरेशन जो है इसमें इसमें इस्तेमाल हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, सीपीयू के बजाय हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने हैं, तो क्योंकि आईसी के अंदर, देखो माइक्रो प्रोसेसर इसलिए क्योंकि आईसी के अंदर, इसका सही आंसर ये लिखा हुआ है, यहां लिख के बताता हूं मैं। आईसी के अंदर हमने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है किसमें? फोर्थ जनरेशन में। और इसलिए क्या हम बना पाए? माइक्रो प्रोसेसर बना पाए। सही है। लास्ट, मतलब जनरेशन से लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आज के कंप्यूटर किस पर आधारित है? एआई पर आधारित है। आज तो बेसिक नीड हो गई ना एआई, आपकी होनी चाहिए एआई, क्योंकि फ्यूचर है एआई। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एआई के आ जाने से आदमी निठल्ला हो जाएगा या आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर के आने से कुछ रुका नहीं। कपड़ा तो हम पहले भी चरखे से बनाते थे, अभी मशीन के आने से ऑटोमेशन हो गया, तो क्या आदमी के पास काम नहीं है? पर जो चीजें मैन्युअली पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों, वो मशीनें करके दिखाती है। तो हम और प्रिसाइज तरीके से काम कर सकते हैं, और माइक्रो लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं, और डिटेलिंग के साथ काम कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन बेहतर हो जाएगा एआई के आने से, बहुत अच्छी बात। मैनुअल एफर्ट्स तो करनी पड़ेगी ना, एआई को उपयोग तो मानव ही करेगा। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी को कितने प्रकार में बांटा गया है? दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उसी को पता रहेगा जिसने पूरी मेमोरी वाले टॉपिक को पढ़ा है। 2 प्रकार की, 3, 4 या 5? दोस्तों केवल 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बाकी सब उसी के अंदर पढ़ लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 2। ये है, ये इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी सर्विस प्रदान करती है? बताएं। ये तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैं वैसे ही बताता हूं, यहां से देखकर बताएं भाई, ये थोड़े छोटे रह गए ऑप्शन, इनका विकास नहीं हो पाया। चले, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? यार वही हमारी ट्रिक लगाओ, जो ऑप्शन ज्यादा बड़ा दिख रहा है उसकी संभावना सबसे ज्यादा है। चलो हमने ये तुक्का लगा दिया, देखते हैं सही आंसर है कि नहीं। ये देखो सही आंसर क्या है? सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग का काम करता है कौन? ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर। चले,
सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कौन सी की का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इंक्रिप्शन दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिक और दूसरा क्या होता है, अनसिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक होता है ना, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्राइवेट की का। प्राइवेट की का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, जबकि जो अनसिमेट्रिक होता है उसमें हम पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं। आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप जो व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप में भी तो इंक्रिप्शन होता है, तो व्हाट्सएप कौन सी की का इस्तेमाल करता है, पब्लिक की या प्राइवेट की? ये आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे या गूगल करके ही बता दो, लेकिन बताओ कि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, क्योंकि व्हाट्सएप में लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो उसका इंक्रिप्शन किस प्रकार का है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, या वो किस की का इस्तेमाल करता है, पब्लिक की या प्राइवेट की? ये जिज्ञासु लोगों के लिए सवाल था। क्लाउड कंप्यूटिंग किस सर्विस मॉडल का उपयोग करता है? दोस्तों बहुत सारे अलग अलग मॉडल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग DaaS का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? DaaS का उपयोग करता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ये मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं है, बिल्कुल पढ़ाया है। आप जाके देखो क्लासेस, क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास सबसे लास्ट क्लास है 21, वहां पे मिलेगी आपको ये। चलें, ये शॉर्ट फॉर्म है IEEE 802.11 802.11 किसके लिए स्टैंडर्ड है? ये किसका स्टैंडर्ड नेम, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, इथरनेट का, ऑप्टिकल फाइबर का, किसका? दोस्तों इसका सही आंसर है वाईफाई। आई होप सो वाईफाई ही होना चाहिए। हाँ सही है। सही आंसर क्या है, वाईफाई। तो IEEE 802.11 ये किसका नेम होता है? ये वाईफाई का नेम है। हम से बोलते नहीं बनता, पढ़ते नहीं बनता, इसलिए हम उसको वाईफाई बोलते हैं, जबकि इंटरनेट की दुनिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से, वाईफाई को। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज मेमोरी क्या है? बताएं भाई, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी क्या होती है? अब एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं। चलें, सबसे तेज मेमोरी क्या होती है? रैम, कैश, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, क्या? बता दो यार, कम ऑन यार, इतना तो बता ही सकते हो। सही मेमोरी क्या है? कैश। नहीं, गड़बड़ हो रहा है, ये तो सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होती है भाई। ये गड़बड़ है भाई, है ना। इसका सही आंसर आएगा रजिस्टर, इसको सुधार लेना। सही आंसर रजिस्टर है, सबसे तेज रजिस्टर होते हैं। वह डिवाइस जो दो नेटवर्क के बीच में डेटा पैक को ट्रांसफर करता है क्या कहलाता है? कौन सी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को ट्रांसफर करता है? स्विच, राउटर, ब्राउटर या गेटवे? सही आंसर है इसका राउटर। सही आंसर क्या है? राउटर। चलें, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर नहीं है? लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले 100 क्वेश्चन के साथ। आज बीच के कुछ 15 क्वेश्चन गायब हैं भाई, उतना मैनेज कर लो। आज 85 क्वेश्चन हो रहे हैं, कल मैं 115 कर दूंगा, तो 200 हो जाएंगे 2 दिन में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर नहीं है? फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या नेटवर्क सर्वर? बताएं भाई, कौन सा सर्वर नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वर? क्या फाइल सर्वर होता है? बताएं, इसका सही आंसर है नेटवर्क सर्वर। सब सर्वर में आता है, लेकिन नेटवर्क सर्वर जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी MCQ की क्लास, पहली क्लास थी MCQ की हमारी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपने वैल्यूएबल सुझाव हमें दीजिएगा। और अगर आप एप्लीकेशन में देखते हैं तो भाई, मेरा सपोर्ट व्हाट्सएप या टेलीग्राम में हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप पर्सनल मैसेज कर अपने सुझाव दे सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन आंसर भी हमें भेज सकते हैं। हम MCQ में मिलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।